देखो अच्छे आज बजट कर रहे हैं, ध्यान देना बजट वाले चैप्टर पे। देखो गवर्नमेंट बजट, बजट क्या होता है? बजट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर इनकम एंड एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। किसी भी फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग, फाइनेंशियल ईयर के अंदर जितना भी सरकार का प्लान है एक्सपेंडिचर करने का और रिवेन्यू जनरेट करने का, उसकी एस्टिमेशन को क्या कहते हैं हम? बजट। बजट इज एन एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनुअल बजट हमेशा एक साल के लिए बनता है। ऐसा नहीं होगा कि बजट आप एक महीने 2 महीने के लिए बनाओगे, ऐसा नहीं होता। और बजट अलग अलग लेवल पे बनता है। स्टेट गवर्नमेंट का बजट अलग होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट अलग होता है, लोकल अलग होता है। कंपनी के अंदर भी बजट बनता है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के बजट होते हैं। उसमें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, कैश डिपार्टमेंट, सबका अपना अपना बजट होता है। तो गवर्नमेंट बजट क्या है? एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। एंड एक्सपेक्टेड रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर। एक्सपेक्टेड का मतलब जो अनुमान है कि हमारे पास रिसिप्ट आने वाला है, और अनुमान है कि जो हमारा खर्च होने वाला है। एग्जैक्ट नहीं होता। जो भी हम बजट बनाते हैं उसमें फिर एंड ऑफ द ईयर ये कंपेयर करते हैं कि जो हमने बजट बनाया है उसमें हमारा फुलफिल हुआ है नहीं हुआ, वो देखते हैं। जैसे सरकार ने मान लो 2025 में बजट बनाया 2026 का, तो 2026 के एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर मार्च में वो कंपेयर करेंगे कि हमने रिसिप्ट कितनी सोची थी कि कितना टैक्स आएगा और कितना टैक्स आया। फिर क्या होता है? डेफिशिएट। फिर लगता है हमारे बजट में क्या? घाटा। कि भाई हमारा मान लो अनुमान था कि रिसिप्ट ज्यादा आएगी, बट कम आई। कम आई लेकिन खर्चा बढ़ गया। रिसिप्ट कम हो गई, खर्च बढ़ गया, तो इसको क्या कहेंगे? घाटा, डेफिशिएट। तो देखो बजट का सबसे मेन जो टॉपिक है ना, जो पेपर में आता है, एक ऑब्जेक्टिव। कोई भी एक ऑब्जेक्टिव दे देगा और ऑब्जेक्टिव देने के बाद वो बोलेगा कि उसको, उस ऑब्जेक्टिव को एक्सप्लेन करो। कोई एक ऑब्जेक्टिव देके एक्सप्लेन करवाएगा। पहले क्या आता था कि वो आपको बोलता था सिंपल ऑब्जेक्टिव एक्सप्लेन कर दो, तो वो लिखना आसान था। इसलिए आसान था क्योंकि उसमें कई सारे ऑब्जेक्टिव्स को आप थोड़ा थोड़ा भी लिखते होते तो काफी सारा पॉइंट बन जाता था। लेकिन अब वो एक टॉपिक दे देगा और उस पर बोलेगा लिखने के लिए 3 नंबर में, तो थोड़ा मुश्किल होता है। तो पहला ऑब्जेक्टिव है रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस का मतलब हुआ कि जिन व्यक्ति के पास मान लो गवर्नमेंट के हिसाब से रिसोर्सेस ज्यादा है, या जिस सेक्शन के पास रिसोर्सेस ज्यादा है, या जिस स्टेट के पास रिसोर्सेस ज्यादा है, उनसे रिसोर्सेस लेना। और जिन स्टेट्स को या जिन भी सोसाइटी के लोगों को जरूरत है उनको रिसोर्सेस देना। क्योंकि सरकार क्या करती है, समय समय पर ये चेक करती रहती है कि रिसोर्सेस किसी पे ज्यादा ना हो। ज्यादा रिसोर्सेस होने से भी नुकसान है और कम रिसोर्सेस होने से भी नुकसान है। तो जिसके पास भी आप देश में रिसोर्सेस ज्यादा है, उससे वो रिसोर्सेस लिया जाए और उन लोगों को दिया जाए जिनको उसकी जरूरत है। तो रीएलोकेशन, रीएलोकेशन का मतलब पुनः देखना, बंटवारा करना। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। जिन लोगों की इनकम अभी हमारी सोसाइटी में कम है, उनकी इनकम को ग्रो करने की सरकार समय समय पे क्या बनाती रहती है? प्रोजेक्ट बनाती रहती है। जैसे कि अभी फार्मर्स का क्या है? इनकम कम है, तो सरकार क्या करेगी? एमएसपी का रेट बढ़ा देगी। एमएसपी का रेट बढ़ाने से क्या हो जाएगा? उनको उनकी फसल की कीमत अच्छी मिलने लगेगी, और अच्छी मिलने की वजह से उनकी इनकम ग्रो कर जाएगी। सब्सिडी देना शुरू कर देगी सरकार फार्मर्स को। रिचर सेक्शन पे, सोसाइटी पे टैक्स ज्यादा लगा देगी। जो ज्यादा अमीर है उन पे ज्यादा टैक्स लगा देगी, ताकि उनसे पैसा लिया जा सके रिसोर्सेस, और उन लोगों को दिया जाए जिन लोगों को इसकी जरूरत है। तो फार्मर्स को जरूरत है। या आप बात करो तो एससी एसटी कम्युनिटी को बात है, तो एससी एसटी को लोन बहुत सस्ते रेट मिल जाता है। एससी एसटी को अगर वो लोन लेने जाते हैं बैंक से, तो जो उनका इंटरेस्ट रेट होता है कम होता है। एससी एसटी को बिजनेस लोन सस्ते रेट पे मिलता है, और बाकी सोसाइटी को महंगे रेट पे मिलता है। क्यों? क्यों? उस सेक्शन को सरकार प्रमोट करना चाहती है, उस कम्युनिटी को, उस कास्ट को प्रमोट करना चाहती है, इसलिए ऐसा करती है। माइनॉरिटी का एक अपना अलग सिस्टम होता है। जैसे आपने देखा होगा सिखों का एक अपना अलग सिस्टम है, उनको लोन सस्ता मिलता है, उनको फाइनेंशियल एड बहुत मिलती है, सरकार बहुत ज्यादा देती है। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी में आता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करके रखना, महंगाई को क्या करके रखना? कंट्रोल करके रखना। ज्यादा महंगा हो गया तो दिक्कत। इसके अलावा जो एक्सचेंज रेट, डॉलर और रुपीस का जो एक्सचेंज रेट है उसको मेंटेन करके रखना, ये भी सरकार की जिम्मेदारी है। क्योंकि ज्यादा फ्लक्चुएशन होने से ट्रेड पे क्या पड़ता है? असर पड़ता है। चीजें महंगी होनी शुरू हो जाएगी आपकी कंट्री में अगर महंगाई बढ़ गई, तो उससे फिर गरीब लोगों को
असर, गरीब लोगों के ऊपर असर उसका ज्यादा पड़ेगा। तो ये भी ध्यान रखती है। मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस, इसका मतलब होता है जो सरकारी कंपनियां हैं उनको मैनेज करने का भी काम कौन करती है? सरकार करती है। पब्लिक एंटरप्राइजेस कहाँ से मैनेज होती है पता है आपको बच्चे? पब्लिक एंटरप्राइजेस मतलब सरकारी कंपनियां, जैसे कि ओएनजीसी है ना, एनटीपीसी, ये कंपनी बच्चे पार्लियामेंट में चलती है, पार्लियामेंट के अकॉर्डिंग चलती है। पूरे साल इन्होंने जितना भी इनकम जनरेट किया, जो भी इनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वो सब कहाँ पे प्रेजेंट किया जाता है? पार्लियामेंट में। वहां पे फिर डिस्कशन होता है उनको कितना फंड और देना है, या उनसे पैसे निकालने हैं, या उनके शेयर्स बेचने हैं, ये सब कौन डिसाइड होता है? बजट के अंदर डिसाइड होता है। तो देयर आर द टू कंपोनेंट्स ऑफ द बजट। पहला होता है बच्चे रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर। क्या होता है? दो ही पार्ट होता है बजट के अंदर। एक होता है रिसिप्ट, मतलब जो पैसा सरकार के पास आया, और वो एक एक्सपेंडिचर। अब रिसिप्ट के भी कितने पार्ट है? दो पार्ट। रिसिप्ट के कितने पार्ट है आपके पास? दो। रिसिप्ट को कहते हैं प्राप्ति, जितना सरकार के पास जो पैसा मिला है उसको हम कहते हैं रिसिप्ट। तो रिसिप्ट कितने तरह का है? दो तरह का रिसिप्ट है, रिवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट। कौन से रिसिप्ट? रिवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट। देखो रिवेन्यू रिसिप्ट ध्यान से सुनना, रिवेन्यू रिसिप्ट वो रिसिप्ट होता है जिस रिसिप्ट के से ना तो एसेट्स पे कोई असर पड़ता है और ना ही लाइबिलिटी पे कोई असर पड़ता है, उसे हम क्या कहते हैं? रिवेन्यू रिसिप्ट। वो आपको कई सारे कंपोनेंट दे देगा और वो पूछेगा कि बताओ ये रिवेन्यू है कि कैपिटल है, और रीजन दो। एमसीक्यू में बहुत एक दो क्वेश्चन आपको ऐसे मिल जाएंगे। तो देखो रिवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है? एक ऐसी रिसिप्ट जो रेगुलर बेसिस पे सरकार को मिले। सरकार की जो कमाई रेगुलर बेसिस पे हो रही है उसे हम क्या कहते हैं? रिवेन्यू रिसिप्ट। जैसे कोई व्यक्ति इंप्लॉई ऑफिस में जाता है, काम करता है और उसको सैलरी हर महीने मिलती है, तो वो क्या कहलाएगा? रिवेन्यू रिसिप्ट। क्या कहलाएगा? रिवेन्यू रिसिप्ट। तो सरकार को जो टैक्स हम रेगुलर बेसिस पे दे रहे हैं, सरकार के लिए वो क्या है? रिवेन्यू रिसिप्ट है। तो टैक्स के कितने पार्ट है रिवेन्यू रिसिप्ट में? दो। एक टैक्स और एक नॉन टैक्स। टैक्स वाले में भी दो पार्ट है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट टैक्स कौन सा टैक्स होता है? जिसपे लगता है वही अगर व्यक्ति टैक्स दे तो उसे हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट टैक्स। जैसे इनकम टैक्स। इनकम टैक्स कौन देता है? जो व्यक्ति इनकम अर्न कर रहा है, जो इनकम कमा रहा है, वही तो टैक्स दे रहा है। तो जिस व्यक्ति पे अगर टैक्स लगा और वही व्यक्ति अगर टैक्स पे कर दे तो उसे हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स इंडिया में कौन कंट्रोल करता है बच्चे? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, सीबीडीटी। इंडिया में जो भी जब भी बजट बनता है तो डायरेक्ट टैक्स की एक्सपेक्टेशन कौन बताता है सरकार को? सीबीडीटी। सरकार पूछती है सीबीडीटी से कि बताओ अगले साल टैक्स का कलेक्शन कितना हो सकता है, तो सीबीडीटी बता देगा एक्सपेक्टेशन से, अपने पुराने रिकॉर्ड से मेंटेन करके वो रखा जो है रिकॉर्ड, उसके बेसिस पे कि इस साल इतना टैक्स उम्मीद है कि मिल जाएगा। कि वो मिले ना मिले वो अलग बात है, यहाँ अंदाजा होता है। हो सकता है उससे ज्यादा भी हो सकता है टैक्स कलेक्शन, हो सकता है उससे कम भी हो। इनडायरेक्ट टैक्स कौन बताता है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, सीबीआईडीटी। पहले एक्साइज एंड कस्टम था, सीबीआईईसी था, अब बदल के इसको कर दिया गया है सीबीआईडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। इसका काम है इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्ट करना, इसका काम है डायरेक्ट टैक्स कलेक्ट करना। ये दो तरह के टैक्स होते हैं, एक रिग्रेसिव और एक प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव में क्या होता है? इनकम के बढ़ने के साथ साथ टैक्स भी बढ़ जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? प्रोग्रेसिव टैक्स। इनकम बढ़ रहा है, टैक्स भी बढ़ रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रोग्रेसिव टैक्स। रिग्रेसिव क्या होता है? इनकम बढ़े या घटे, टैक्स कांस्टेंट रहता है, टैक्स में कोई चेंज नहीं होता, उसे कहते हैं रिग्रेसिव टैक्स। रिग्रेसिव टैक्स में आता है जीएसटी, इनडायरेक्ट टैक्स। देखो डायरेक्ट टैक्स क्या क्या है? इनकम टैक्स आपको पता है, इनकम टैक्स व्यक्ति पे लगता है। कॉर्पोरेट टैक्स किस पे लगता है बच्चे? कंपनी के ऊपर लगता है। वेल्थ टैक्स आपकी बच्चे प्रॉपर्टी और संपत्ति पे लगता है। इनडायरेक्ट टैक्स में कौन आता है? सेल्स टैक्स। सेल्स टैक्स क्या है बच्चे? गुड्स की सेल्स पे लगता है। पहले लगता था सेल्स टैक्स, अब खत्म हो गया है सेल्स टैक्स। सर्विस टैक्स भी पहले लगता था, अब खत्म हो गया है। एक्साइज ड्यूटी अब बहुत कम जगह पे लगती है, और कस्टम ड्यूटी अभी है। वैट खत्म हो गया है, जीएसटी है। तो बहुत सारी चीजें इसमें से अब एबॉलिश हो गई है, क्योंकि इन चीजों को मिला दिया गया है किसके अंदर? जीएसटी के अंदर।
तो टैक्स रिसिप्ट में कौन कौन सी हो गई, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। और नॉन टैक्स में अब ध्यान से देखना, कमर्शियल रिवेन्यू। कमर्शियल रिवेन्यू मतलब सरकार कोई एक्टिविटी कर रही है और वहां से जो पैसा आ रहा है, जैसे कि सरकार कई सारी कंपनियों की मालिकाना हक रखती है। सरकार के पास बहुत सारी क्या है, सरकारी कंपनी है और उसकी मालिक कौन है, सरकार है। तो सरकार जो क्या करती है, उसकी कमाई को अपने पास रखती है, किस फॉर्म में, डिविडेंड की फॉर्म में। किस फॉर्म में, डिविडेंड की फॉर्म में। उसके बाद होता है बच्चे इंटरेस्ट। सरकार ने अगर मान लो कहीं लोन दे रखा है तो उससे जो उसको ब्याज मिल रहा है वो भी उसकी रिसिप्ट है। डिविडेंड, एक्सटर्नल ग्रांट, बाहर से जो पैसा मिलता है, बाहर विदेश के लोग जो आपको पैसा देते हैं दान में। अगला है बच्चे एडमिनिस्ट्रेटिव रिवेन्यूज, लाइसेंस फीस, फाइन, पेनल्टी, ये सब फीस, लाइसेंस फीस, फाइन एंड पेनल्टी एंड शीट मैंने आपको बताया था बच्चे, शीट वो होता है जब कोई प्रॉपर्टी लावारिस छोड़ के मर जाता है तो उसकी प्रॉपर्टी सारी कौन ले लेता है, या किसी गुंडा का कोई प्रॉपर्टी जब्त करती है सरकार तो वो प्रॉपर्टी किसकी हो जाती है, गवर्नमेंट की, और उसकी पूरी प्रॉपर्टी को सरकार एक गवर्नमेंट प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट करती है। इसके अलावा बच्चे एक था इसमें स्पेशल असेसमेंट। क्या था, स्पेशल असेसमेंट। स्पेशल असेसमेंट क्या होता है बच्चे, जब सरकार किसी पर्टिकुलर एरिया में कोई बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करती है तो उस आसपास के इलाके का रेट बढ़ जाता है तो सरकार उसके लिए लोगों से अलग से एक एक्स्ट्रा टैक्स कलेक्ट करती है, उसको क्या कहते हैं, स्पेशल असेसमेंट। कैपिटल रिसिप्ट क्या होगी बच्चे, कैपिटल रिसिप्ट में एसेट्स घट जाएगा, लाइबिलिटी बढ़ जाएगा, एसेट्स घट जाएगा और लाइबिलिटी बढ़ जाएगा। तो बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज, लोन लेना, रिकवरी ऑफ लोन। रिकवरी ऑफ लोन का मतलब हमने लोन दिया था अब हम वापस ले रहे हैं, तो एसेट्स हमारा क्या हो गया, कम। हमने पहले लोन दिया था और अब हम अपना लोन वापस ले रहे हैं, मतलब रिकवरी कर रहे हैं। अदर बोरोइंग अदर लाइबिलिटी में क्या बढ़ गया, और अदर रिसिप्ट में डिसइन्वेस्टमेंट, एसेट्स क्या हो गया, कम। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, जब गवर्नमेंट अपनी सिक्योरिटीज, सरकारी कंपनियों के शेयर्स आम जनता को बेच देती है या किसी प्राइवेट कंपनी को बेचकर उससे जो रेवेन्यू जनरेट करती है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, डिसइन्वेस्टमेंट। याद रखना, डिसइन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन आती है। डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है, बेचना, सेल करना, किसका, गवर्नमेंट कंपनी या गवर्नमेंट इंटरप्राइजेस के शेयर्स को किसको बेचना, पब्लिक को बेच देना या किसी प्राइवेट कंपनी को बेचना। जैसे सरकार ने भी 2-3 साल पहले LIC के शेयर्स बेचे थे, तो ऐसे सरकार टाइम टाइम पर जब उसको पैसों की जरूरत पड़ती है तो क्या करती है, अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बेच देती है। तो ये ध्यान रखना। तो रिसिप्ट आ गया आपके पास। अब बात करेंगे हम बच्चे, डायरेक्ट बता दिया आपको, इनडायरेक्ट। अब बात करते हैं एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर भी कितने तरह का है, 2 तरह का, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है बच्चे, वो खर्चा जिससे एसेट्स क्रिएट हो। क्या क्रिएट हो, एसेट्स क्रिएट हो, उसे हम क्या कहते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब सरकार के लिए एसेट्स क्या है, फ्लाईओवर बनवाना, स्कूल्स की बिल्डिंग बनवाना, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स क्रिएट करना। तो सरकार उस पर अगर पैसा खर्च करती है तो उसको क्या कहेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो एसेट्स जब इंक्रीज हो जाए और लाइबिलिटी डिक्रीज हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या आ गया बच्चे, पहला कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल्स बिल्डिंग, रीपेमेंट ऑफ लोन, मतलब हमने पहले लोन लिया था अब हमने उसका लोन चुका दिया तो लाइबिलिटी हमारी कम हो गई। लाइबिलिटी कम हो गई तो कौन सा खर्चा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये डेली नेचर का खर्चा नहीं है बच्चे। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, जो डेली बेसिस पे हम खर्च करते हैं, और कैपिटल वाला कभी कभी, जैसे हमने अपने पर्सनली कोई घर बनाया तो जो घर बनाने वाला जो एक्सपेंडिचर है वो क्या कहलाएगा, कैपिटल, क्योंकि वो कभी कभी होता है, ऐसा नहीं होगा कि हम डेली घर ही बना रहे हैं। और रिवेन्यू वाला होता है जो हम अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए खर्च कर रहे हैं, जैसे कि सरकार करती है, टीचरों की सैलरी देती है, ब्याज पे करती है, इंटरेस्ट सब्सिडी पे कर रही है, डिफेंस सर्विसेज की सैलरी दे रही है, रेलवे में एम्प्लॉइज की सैलरी दे रही है। तो ये सब क्या है, टीचर्स की सैलरी, डॉक्टर की सैलरी, ये सब क्या है,
रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये सरकार को हर साल करना है, चाहे रिसिप्ट आए या ना आए, आपको ये खर्च करना ही करना है, सैलरी आपको पे करनी ही करनी है। ये ना तो एसेट्स पे कोई असर डालता है और ना ही लाइबिलिटी पे। तो इसका नेचर क्या है? अब आप बात करेंगे इस चैप्टर में कि घाटा। बजट तीन तरह का होता है, मैंने आपको बता दिया। बजट के पहले ब्रॉडली कितने कंपोनेंट होते हैं? दो, रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर। फिर रिसिप्ट के कितने पार्ट होते हैं? दो। रिसिप्ट में कौन सा? रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट। इन दोनों में डिफरेंस आ सकता है, तो कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट में डिफरेंस लिख लेना अगर तो, वैसे तो चांसेस कम है, लेकिन अगर डायरेक्टली अगर कभी क्वेश्चन आया तो ये आएगा। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर में डिफरेंस। उसके अलावा एक जो सबसे फेमस क्वेश्चन है, बजट के ऑब्जेक्टिव एक्सप्लेन करना। ये बहुत बार आता है क्वेश्चन, और कोई एक टॉपिक दे देगा और उसको एक्सप्लेन करना है, उनको खुद नहीं लिखना 3-4 पॉइंट्स, वो कोई एक दे देगा, जैसे रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, सिर्फ ये बोल देगा और बोलेगा इसको एक्सप्लेन करो। तो उसमें आपको बहुत ज्यादा आपको लिखना पड़ेगा, ये ध्यान रखना है बच्चे। बजट में घाटा कितने तरह का होता है? 3 तरह का। मतलब बजट कितने तरह का? 3 तरह का। एक डेफिसिट, एक सरप्लस और एक बैलेंस। बैलेंस वाला बजट क्या होता है? जिसमें जितनी रिसिप्ट हुई है उतना ही एक्सपेंडिचर, जितना आप पे पैसा आया उतना ही खर्च, तो उसको कहते हैं बैलेंस बजट। सरप्लस बजट क्या होता है? पैसा ज्यादा आया, रिसिप्ट ज्यादा आई और खर्च कम, तो उसको क्या कहेंगे? सरप्लस बजट। ये बहुत कम होता है। और डेफिसिट बजट क्या होता है? जिसमें खर्च ज्यादा हो और रिसिप्ट कम आई हो, तो उसको क्या कहते हैं? डेफिसिट बजट। तो कितने तरह का ब्रॉडली बजट है आपके पास? 3 तरह का। कौन सा? पहला सरप्लस। सरप्लस में क्या होगा? रिसिप्ट इज ग्रेटर देन एक्सपेंडिचर, जो प्राप्ति है वो ज्यादा होगा वैसे। दूसरा, रिसिप्ट इक्वल हो किससे? एक्सपेंडिचर के, तो उसको क्या कहते हैं? बैलेंस बजट। और तीसरा, जब एक्सपेंडिचर ज्यादा हो और सरकार की रिसिप्ट कम हो। ज्यादातर दुनिया में ये जो तीसरी कैटेगरी है ना, डेफिसिट बजट, यही गवर्नमेंट ज्यादातर बनाती है। देखिए, तो रिवेन्यू डेफिसिट क्या होगा? तो सबसे पहली बात तो रिवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला क्या है? रिवेन्यू डेफिसिट का आपको फॉर्मूला याद दिख रहा होगा, टोटल रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, टोटल रिवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिवेन्यू रिसिप्ट, ये माइनस लगा दो बीच में, तो क्या कहलाएगा? रिवेन्यू डेफिसिट। ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं राजस्व घाटा। क्या कहते हैं? राजस्व घाटा। राजस्व घाटा का मतलब हुआ टोटल रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन से होते हैं? इंप्लॉय की सैलरी देना, इंटरेस्ट देना, सब्सिडी देना, ये सब जो खर्चे हैं। और रिवेन्यू रिसिप्ट कौन सी होती है? टैक्स का कलेक्शन जो सरकार का हो रहा है। तो सरकार जितना पैसा कमा रही है ना टैक्स से, उससे ज्यादा खर्च कर दे रही है, इसी को कहते हैं रिवेन्यू डेफिसिट। और हमारे देश में ऐसा होता है कि सरकार जितना भी पैसा कमा रही है उससे ज्यादा खर्च कर रही है, और वो लोन लेके खर्च कर रही है, क्योंकि सरकार को पता है कि अगर हम ज्यादा टैक्स लगा देंगे, ज्यादा टैक्स कलेक्ट करने लगेंगे, तो इकोनॉमी पे इसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। तो ये देखो क्या इंप्लीकेशन दिखाता है रिवेन्यू डेफिसिट। इट्स लीड टू द रीपेमेंट बर्डन इन फ्यूचर विदाउट इन्वेस्टमेंट। अगर घाटा ज्यादा है, रिवेन्यू डेफिसिट ज्यादा है, तो ये क्या दिखाता है? रीपेमेंट बर्डन। मतलब आज तो तुम अपने घाटे को पूरा कर रहे हो लोन लेके, बट भविष्य में उसे चुकाना भी पड़ेगा, तो ये बर्डन पड़ेगा। इट शो वेस्टफुल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑन एडमिनिस्ट्रेशन। सरकार फालतू के खर्च कर रही है। कहां पर? ऐसी जगह पे खर्च कर रही है जिस जगह पे उसे नहीं करना चाहिए, जैसे सब्सिडी देना। हमारे देश में बहुत सारी जगह पे जो सब्सिडी है वो बहुत वेस्ट तरीके से दिया जाता है, मतलब जिसको जरूरत है उसको नहीं मिलती, और जिसको जरूरत नहीं है उसको सब्सिडी मिल रही है, तो ये नुकसानदायक है। इट इंक्रीज द बर्डन ऑफ टैक्स। अगला बच्चे, फिजिकल डेफिसिट। फिजिकल डेफिसिट का फॉर्मूला क्या है? टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट एक्सेप्ट बोरोइंग, एक्सेप्ट बोरोइंग। कहता है जितना आपने खर्च किया है, इस टोटल एक्सपेंडिचर में दोनों एक्सपेंडिचर है, रिवेन्यू भी और कैपिटल भी।
और उसमें से माइनस क्या कर देंगे, टोटल रिसिप्ट। टोटल रिसिप्ट का मतलब होता है जितना भी आपने पैसा कमाया है, बट उसमें से एक चीज छोड़कर, कौन सी छोड़ के, बोरोविंग। मतलब आपको अपना जो घाटा है उसको उधार लेके नहीं पूरा करना, ये याद रखना। ये पेपर में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, फिस्कल डेफिसिट। फॉर्मूला याद रखना, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट। देखो इसका न्यूमेरिकल कैसे देगा, देख लो, मैं भी करा देता हूँ एक एग्जांपल लेके। देखिए, जैसे वो मान लो आपको दिया हुआ है सैलरी, सैलरी दिया हुआ है मान लो 1000 करोड़, 1.5 करोड़ में वैल्यूज है। इंटरेस्ट आप पे कर रहे हो मान लो 500, सब्सिडी दे रहे हो 200 करोड़, और रिसिप्ट में आ रहा है बच्चे, इनकम टैक्स आ रहा है आपके पास 500, है ना, जीएसटी आ रहा है आपके पास मान लो 200, और आपको निकालना है क्या, फाइनेंशियल फिस्कल डेफिसिट। तो फिस्कल डेफिसिट क्या आएगा, आपने क्या किया, टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर में इसमें और डाल लो, बिल्डिंग्स बनाई आपने, उसका खर्चा, बिल्डिंग मान लो आपने 2000 करोड़ का बनाया, फ्लाईओवर बनाया 1000 करोड़ का, तो टोटल खर्चा कितना हो गया, 1000, 1500, 1700, 17 और 2, 37, 37 और 1, 4700, माइनस रिसिप्ट कितनी आई, सिर्फ 700 की, तो घाटा कितना आ गया आपके पास, 4000। ये याद रखना। इसके बाद आता है बच्चे, फिर इसका इम्प्लीकेशन क्या होता है इकोनॉमी पे, इट लीड्स टू द इन्फ्लेशनरी प्रेशर। सरकार जब खर्च ज्यादा करती है ना तो महंगाई बढ़ जाती है। सरकार के खर्च करने से इकोनॉमी में क्या बढ़ जाता है, महंगाई बढ़ जाती है। सरकार अगर ज्यादा सब्सिडी देगी तो भी महंगाई बढ़ेगी, ज्यादा सरकार ज्यादातर इन्वेस्टमेंट पे एक्सपेंडिचर करेगी तो भी क्या होगा, इकोनॉमी पे महंगाई का असर ज्यादा पड़ेगा। अ कंट्री हैज टू फेस डेब्ट ट्रैप। सरकार पैसा कब खर्च ज्यादा करती है, लोन लेके, तो पूरी इकोनॉमी में लोन का क्या होगा, एक जाल बन जाएगा और सरकार इससे कभी बाहर नहीं निकल पाएगी। एक लोन को चुकाने के लिए दूसरा लोन लेगी, फिर दूसरे चुकाने के लिए तीसरा लोन, और इस तरह से आपकी इकोनॉमी पे लोन बढ़ता चला जाएगा। इट रिड्यूस फ्यूचर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो आपकी इकोनॉमी के भविष्य के ग्रोथ पे क्या करेगा, असर डालेगा। तो सरकार ना हर साल घाटे को कम करने का टारगेट बनाती है कि इस साल इतना घाटा कम करना है। और घाटा कम करने के दो तरीके हैं, रिसिप्ट बढ़ाओ, एक्सपेंडिचर कम करो। और रिसिप्ट बढ़ाने का सरकार क्या तरीका अपनाएगी, टैक्स बढ़ाएगी। टैक्स बढ़ाएगी फिर महंगाई होगा। तो सरकार टैक्स नहीं बढ़ाती है, सरकारी कंपनियों को बेचकर रिवेन्यू जनरेट करने की कोशिश करती है, या नेचुरल रिसोर्सेस से पैसा कमाने की कोशिश करती है। दुबई जैसी कंट्री इसीलिए आगे है क्योंकि उनपे नेचुरल रिसोर्सेस ज्यादा है, तो वो अपने नेचुरल रिसोर्सेस को बेचकर पैसा कमा लेती है, तो उस पर टैक्स का ज्यादा बर्डन नहीं है। लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं है, जिसकी वजह से इकोनॉमी पर असर ज्यादा पड़ता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट हम आप पढ़ेंगे, इसमें सबसे पहली बात है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट है क्या। बच्चे ये ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता है, किन ट्रांजेक्शन को, इंडिया एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जितने भी इंडिया और पूरी दुनिया के साथ बीच में जो लेन देन होता है उसे कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। इंडिया और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में ट्रांजेक्शन, इंडिया से फंड कहां जा रहा है, बाहर, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से फंड कहां आ रहा है, इंडिया में। तो अगर यहां से फंड ज्यादा जा रहा है और वहां से फंड कम आ रहा है तो ये नेगेटिव बीओपी है। नेगेटिव बीओपी का मतलब हमारे यहां से पैसा ज्यादा बाहर जा रहा है और वहां से इकोनॉमी से पैसा इकोनॉमी में कम आ रहा है। बट वहां से अगर ज्यादा है, विदेशों से पैसा ज्यादा है और यहां से पैसा कम जाए तो उसे क्या कहते हैं, पॉजिटिव या फेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये कब होगा, जब आपकी इकोनॉमी में इंटरनेशनल बिजनेस ज्यादा होगा, मतलब हम ज्यादातर क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे। तो एक्सपोर्ट करने की वजह से क्या होगा, फॉरेन करेंसी हमारे देश में ज्यादा आएगी, और इंपोर्ट को हम कम करेंगे तो पेमेंट कम जाएगा। तो इन चीजों को रिकॉर्ड करने के लिए हम क्या बनाते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट। अच्छा, ये क्या, बैलेंस ऑफ पेमेंट इज द कॉम्प्रिहेंसिव एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता है किसके बीच में, नॉर्मल रेसिडेंट जो हमारे देश के लोग रहते हैं, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ड्यूरिंग अकाउंटिंग ईयर। बजट और बीओपी दोनों ही क्या होता है, ड्यूरिंग अकाउंटिंग
ईयर होता है, मतलब 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के बीच में जो भी ट्रांजेक्शन हुआ उसको रिकॉर्ड करता है। बच्चे दो तरह का रिकॉर्ड करने का तरीका है, एक है करंट अकाउंट और एक है कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट में एसेट्स लायबिलिटी की बात नहीं होगी और कैपिटल अकाउंट में किसकी बात होगी, एसेट्स और लायबिलिटी की बात होगी। तो जब हम एसेट्स और लायबिलिटी की बात कर रहे हैं तो किस कैपिटल अकाउंट, इट रिकॉर्ड ऑल सच ट्रांजेक्शन बिटवीन नॉर्मल रेसिडेंट, नॉर्मल रेसिडेंट जो भारत में 182 दिन से ज्यादा रहता हो, 182 डेज से जो इंडिया में ज्यादा रहता है उसे क्या कहते हैं, नॉर्मल रेसिडेंट। एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड विच कॉज चेंज इन फॉरेन एसेट्स एंड लाइबिलिटी, याद रखना ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। तो देखो इसके जो कंपोनेंट है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, बाहर के लोगों ने हमारे देश में इन्वेस्टमेंट किया है ना, तो फ्लो हुआ ना, पैसा इकोनॉमी में आपके आया, क्लियर। और यहां के लोगों ने बाहर इन्वेस्टमेंट किया तो क्या हुआ, आउटफ्लो। तो इन्वेस्टमेंट क्या है, कैपिटल अकाउंट की ट्रांजैक्शन है, ना कि करंट अकाउंट की ट्रांजैक्शन है। फॉरेन लोन, अगर हमारे बैंक ने बाहर के बैंकों से फॉरेन लोन लिया या यहाँ की कंपनियों ने बाहर की कंपनियों से लोन लिया या इंडियन कंपनियों ने बाहर के बैंकों से लोन लिया, तो किसी भी तरीके से लाइबिलिटी तो इंक्रीज हुई, क्योंकि जब हम लोन ले रहे हैं तो क्या हो रहा है, लाइबिलिटी बढ़ रहा है, और लाइबिलिटी बढ़ रहा है तो ये कौन सा ट्रांजेक्शन होगा, कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन। चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, और करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन में क्या होगा, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। इससे ना तो एसेट्स पे कोई असर पड़ रहा है और ना ही लाइबिलिटी पे असर पड़ रहा है। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, इसको कहते हैं बच्चे विजिबल आइटम, जो दिखाई दे। गुड्स को जब हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, विजिबल ट्रांजेक्शन। और इनविजिबल ट्रांजेक्शन क्या होता है, जब हम सर्विस को एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करते हैं, बाहर के देशों से कोई सेवा ले रहे हैं हम, मान लो इंडियन कंपनी की कोई मशीन खराब हो गई और उसके इंजीनियर्स इंडिया में नहीं मिल रहे, तो आपको फॉरेन से इंजीनियर बुलाना पड़ रहा है और उनको उसके लिए क्या करनी पड़ेगी, पेमेंट करनी पड़ेगी। तो ये क्या कहलाएगा, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। और वहां की कंपनियों को कोई सॉफ्टवेयर बनाना जिसके लिए इंडियन इंजीनियर की उनको, इसे क्या कहेंगे, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज। यूनिलेटरल ट्रांसफर, यूनिलेटरल ट्रांसफर होता है एक तरफा ट्रांसफर, एक तरफा मतलब जिसमें लोन किसी को क्या देते हो, डोनेशन देते हो, गिफ्ट देते हो, या किसी तरीके की इमरजेंसी में मदद करते हो। जैसे नेपाल में भूकंप आया था तब मदद की थी, कोरोना में कई सारे देशों को हमने इंजेक्शन, कोरोना की वैक्सीन क्या की दी थी, फ्री में दी थी। तो द लाइबिलिटी स्टेटस ऑफ द, इसके बाद आता है बच्चे ऑटोनोमस आइटम एंड एकोमोडेटिंग आइटम। ऑटोनोमस आइटम क्या होता है और एकोमोडेटिंग आइटम क्या होता है, देखो ऑटोनोमस आइटम आर दोज आइटम्स ऑफ द बैलेंस पेमेंट विच आर रिलेटेड टू सच ट्रांजेक्शन एज आर डिटरमाइंड बाय द मोटिव ऑफ प्रॉफिट। कोई भी ऐसी ट्रांजेक्शन जो प्रॉफिट मोटिव के लिए किया जाता है उसे क्या कहते हैं, ऑटोनोमस। तो प्रॉफिट मोटिव के लिए क्या किया जाता है, कोई मुझे प्रॉफिट मोटिव के लिए सरकार कौन सा ऐसा ट्रांजेक्शन करती है, और एकोमोडेटिंग आइटम्स क्या है, जहां पर प्रॉफिट मोटिव ना हो उसे हम क्या कहते हैं, एकोमोडेटिंग आइटम। तो दोनों में डिफरेंस आता है, ऑटोनोमस और एकोमोडेटिंग में आता है डिफरेंस, बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड में डिफरेंस आता है। किसमें, बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड, इन दोनों में डिफरेंस, कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन और करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन में डिफरेंस, और ऑटोनोमस और एकोमोडेटिंग में डिफरेंस। ये तीन मेन क्वेश्चन है इस चैप्टर से, ऑटोनोमस और एकोमोडेटिंग। अगला है बच्चे इसके बाद फॉरेन एक्सचेंज। देखिए फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या है, फॉरेन एक्सचेंज रेट का मतलब होता है जब आप किसी एक करेंसी को किसी दूसरी देश की करेंसी में कन्वर्ट करते हो, और जिस रेट पर कन्वर्ट करते हो उसको क्या कहते हैं, फॉरेन एक्सचेंज रेट।
फॉरेन एक्सचेंज रेट में क्या होता है, एक डोमेस्टिक करेंसी को आप किसी दूसरे देश की करेंसी में क्या करते हो, कन्वर्ट करते हो। जिस रेट पे कन्वर्ट करते हो उस रेट को क्या कहते हैं, फॉरेन एक्सचेंज रेट। जैसे कि अब इंडिया में आपने देखा होगा, इंडिया के लिए डोमेस्टिक करेंसी क्या है, रुपीस, और डॉलर क्या है आपके पास, फॉरेन करेंसी। तो मान लो $1 बराबर मान लो 92 रुपीस है, तो ये क्या कहलाएगा, एक्सचेंज रेट। ये क्या कहलाएगा, एक्सचेंज रेट। देखो एक्सचेंज रेट पूरी दुनिया में दो तरह से मैनेज किया जाता है, एक होता है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट और एक होता है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। ठीक है, ध्यान से देखना, एक क्या है, वैसे तो तीन दिया हुआ है इसमें, तो ध्यान देना, अभी तीसरे का बड़ा रोल है, क्योंकि अभी इंडियन इकोनॉमी में ये चेंज हुआ है। आईएमएफ ने मैनेज फ्लोटिंग रेट से हटा के इंडिया को किस में डाल दिया है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में। पहले इंडिया मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट में था, जिसमें आईएमएफ कंट्रोल कर रहा था, मतलब बचा रहा था इंडियन करेंसी की रेट गिरने से। अब सरकार ने, आईएमएफ ने क्या कर दिया है, डायरेक्ट किस पर डाल दिया है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में। इसीलिए एक हफ्ते या 10 दिन से तुम देख रहे हो कि करेंसी में बहुत चेंज आ रहा है, और 92 तक पहुंच गई है करेंसी। वो इसलिए क्योंकि इसमें चला गया है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में। इससे इन्फ्लेशन बढ़ने के चांसेस है, डॉलर और मजबूत होगा इकोनॉमी में, इससे इंस्टेबिलिटी आएगी और स्पेक्यूलेटर को पैसा कमाने का मौका मिलेगा। ठीक है, तो देखो सिस्टम ऑफ द एक्सचेंज रेट में पहला आता है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। ये वो रेट होता है जिसमें गवर्नमेंट डिसाइड करती है, और गवर्नमेंट की जो अथॉरिटी है वो डिसाइड करती है, जैसे इंडिया में आरबीआई। तो एक्सचेंज रेट जब आरबीआई डिसाइड करती थी बहुत पहले, तो उसको क्या कहते थे, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। उसमें क्या होगा कि आपकी करेंसी की वैल्यू दूसरे देश की करेंसी में कितनी होगी, ये कौन तय करेगा, सरकार तय करेगी। तो उसको कहते हैं फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। फ्लेक्सिबल और फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट क्या होता है, इट सिस्टम ऑफ द फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, द एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय द डिमांड एंड सप्लाई। किसका डिमांड और सप्लाई, फॉरेन करेंसी का डिमांड और सप्लाई। जिस कंट्री की करेंसी है, मान लो हम डॉलर की बात कर रहे हैं, तो डॉलर की अगर डिमांड बढ़ गई हमारी इकोनॉमी में, तो डॉलर मजबूत हो जाएगा और हमारी करेंसी वीक हो जाएगी। तो जब हम डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे अगर हम एक्सचेंज रेट डिसाइड करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। मेरिट्स ऑफ द फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, नो रिस्क नो अनसर्टेनिटी। ना ही कोई रिस्क है और ना ही अनिश्चित है, फिक्स है, वो तो आपको पता है, क्लियर है। और फ्लेक्सिबल में क्या है, अंडर दिस सिस्टम द गवर्नमेंट हैज टू मेंटेन इट्स क्रेडिबिलिटी। सरकार को मेंटेन करना पड़ता है, और इससे बहुत सारी उस पर असर पड़ता है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पे भी इसका असर पड़ता है। करेंसी की वैल्यूएशंस बहुत सारी, डिवैल्यूएशन और एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन, इन सब चीजों पे बहुत असर पड़ता है। एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी क्या होती है पता है, ये मेन चीज है बच्चे, एप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन। देखो जब $1 बराबर, मान लो पहले $1 रुपीस, और अगर अब $1 बराबर हो गया 95 रुपीस, तो इसको कहते हैं डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। क्या कहेंगे, डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। हमारी करेंसी क्या हो गई, वीक हो गई। और दूसरी भाषा में इसको लिखा जाए तो कैसे, एप्रिसिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी। फॉरेन करेंसी मजबूत हो गई, तो फॉरेन करेंसी का एप्रिसिएशन हो गया, और डोमेस्टिक करेंसी का क्या हो गया, डेप्रिसिएशन। अगर यही उल्टा हो जाए और $1 पहले था मान लो 90 रुपीस, और अब $1 बराबर हो गया 85 रुपीस, तो घट गया। तो घटने को हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी एंड डेप्रिसिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी। तो ये याद रखना, एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन क्या होता है, डेफिनेशन आता है, जब मार्केट के हिसाब से किसी करेंसी की वैल्यू बढ़ जाए तो उसे क्या कहते हैं, एप्रिसिएशन। और मार्केट के हिसाब से हमारी करेंसी की वैल्यू घट जाए तो डेप्रिसिएशन।
और सरकार जब खुद अपनी करेंसी की वैल्यू गिरा दे तो डीवैल्यूएशन। जब सरकार खुद अपनी करेंसी की वैल्यू कम कर दे तो उसे क्या कहते हैं, डीवैल्यूएशन। सरकार करती है समय समय पर ताकि इन्वेस्टर्स हमारी तरफ अट्रैक्ट हो और हमारी इकोनॉमी में इन्वेस्ट करें। ये कभी कभी सरकार करती है, पूरी दुनिया में कई बार, इंडिया ने भी कई बार किया है। तो देखिए, डीमेरिट्स ऑफ द फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम। मेरिट्स ऑफ द फिक्स एक्सचेंज रेट गिव्स द गवर्नमेंट मोर फ्लेक्सिबिलिटी। सरकार को क्या करता है, ये ज्यादा क्या देता है, फ्लेक्सिबिलिटी देता है। उसके अलावा दे डू नॉट नीड टू मेंटेन लार्ज स्टॉक ऑफ एक्सचेंज रिजर्व। इसमें ज्यादा आपको फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, फिक्स्ड वाले में ज्यादा मेंटेन करनी पड़ती है। मूवमेंट इन द एक्सचेंज रेट ऑटोमेटिकली टेक केयर ऑफ द सरप्लस एंड डेफिसिट इन द बजट। जैसे जैसे करेंसी के रेट बढ़ेंगे और घटेंगे, इकोनॉमी में अपने आप बीओपी और डेफिसिट जो है उसको कंट्रोल किया जाएगा। अब बात करते हैं सोर्स ऑफ डिमांड एंड सोर्स ऑफ सप्लाई। देखिए, सोर्स ऑफ डिमांड का मतलब हुआ कि फॉरेन करेंसी से हमें मिलता है, तो कहां से कहां कहां उसे सप्लाई कहते हैं, सॉरी। डिमांड का मतलब जहां जहां हमें पेमेंट करना है। तो सोर्स इंपोर्ट एंड डायरेक्ट परचेज फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। हमें कब कब चाहिए होती है फॉरेन करेंसी, जब हम किसी देश से कोई दूसरी चीज खरीद रहे हैं। तो खरीद रहे हैं तो उसकी पेमेंट किस में करनी है आपको, फॉरेन करेंसी में। तो फॉरेन करेंसी की डिमांड है। इन्वेस्टमेंट अब्रॉड, जब इंडियन कंपनी या इंडियन गवर्नमेंट विदेशों में इन्वेस्ट करेगी तो किस में पैसा चाहिए उन्हें, डॉलर में या फॉरेन करेंसी में। तो वही फॉरेन करेंसी की डिमांड क्रिएट होगी। रेमिटेंस टू बी सेंड टू फ्रेंड्स एंड रिलेटिव सेटल अब्रॉड। आपके कोई रिलेटिव्स बाहर रहते हैं, आपको पढ़ने के लिए बाहर जाना है, उसके लिए आपको चाहिए फॉरेन करेंसी। अब उस फॉरेन करेंसी की उससे क्या बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी। और टूरिज्म विजिट टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, घूमने जाओगे पूरी दुनिया में तो भी आपको फॉरेन करेंसी की जरूरत पड़ेगी। तो इन सब चीजों से डिमांड क्रिएट होगा। पढ़ाई लिखाई भी आ सकती है इसमें, इसमें मेडिकल टूरिज्म भी आ सकता है, घूमने के लिए भी टूरिज्म है, दो हर तरह का टूरिज्म है। एंड सप्लाई, कब कब आपको मिलेगा फॉरेन करेंसी, पहला एक्सपोर्ट एंड डायरेक्ट परचेज बाय फॉरेन टूरिस्ट। जब बाहर के लोग आपसे सामान खरीद रहे हैं, आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो वो आपको पेमेंट किस में करेंगे, फॉरेन करेंसी में करेंगे। दूसरा फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इन्वेस्टमेंट का मतलब बाहर की लोग आपकी इकोनॉमी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। एंड थर्ड रेमिटेंस रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड, बाहर के लोग आपके देश में पैसा भेज रहे हैं, मतलब इंडियंस जो बाहर रहते हैं वो इंडिया में पैसा भेज रहे हैं, तो आपके पास सप्लाई बढ़ेगा। और फॉरेनर जो इंडिया में आप घूमने आए हैं वो। एक्सचेंज रेट डिटरमाइन कैसे होता है, देखो ये डिमांड कर्व और ये सप्लाई कर्व, जहां पर ये दूसरे को, वो क्या है, एक्सचेंज रेट है। जिस पॉइंट पर ये एक दूसरे को काटेंगे वो एक्सचेंज रेट होगा। देखो इस वाले ग्राफ में क्या है, डिमांड बढ़ गया, डिमांड बढ़ने से क्या हो गया, एक्सचेंज रेट भी बढ़ जाएगा। देखिए पहले डिमांड कर्व कहाँ था, पहले डिमांड कर्व ये था आपके पास, ये वाला। और अब डिमांड कर्व शिफ्ट होके कहाँ चला गया, ऊपर की तरफ। तो पहले एक्सचेंज रेट ये था यहाँ पे, और अब एक्सचेंज रेट कहाँ चला गया। तो डिमांड अगर ऊपर से कर्व नीचे की तरफ आए, जैसे ये मान लो ये डिमांड कर्व है, ये सप्लाई कर्व है, और डिमांड कर्व अगर ऊपर शिफ्ट हो गया, डिमांड इंक्रीज हो गया, तो एक्सचेंज रेट बढ़ जाएगा। और डिमांड अगर डिक्रीज हो जाएगा तो एक्सचेंज रेट घट जाएगा। तो ये याद रखना है आपको। डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी मैंने आपको बता दी है। देखो इसमें हम बात करेंगे मनी एंड बैंकिंग में। सबसे पहले हम बात करेंगे मनी की। तो मनी क्या है, मनी इज एनीथिंग विच इज जनरली एक्सेप्टेड बाय द पब्लिक एंड गारंटेड बाय द गवर्नमेंट। बच्चे मनी कुछ भी हो सकता है कि जो सरकार के द्वारा क्या हो, जिसके ऊपर गारंटी दी गई हो। इट मे बी अ पेपर नोट और क्वाइन, और भी किसी तरीके का इंस्ट्रूमेंट जिसपे सरकार की गारंटी हो, वो क्या कहलाता है, मनी। तो मनी इज एनीथिंग विच इज जनरली एक्सेप्टेड बाय द पब्लिक, मतलब लोगों के द्वारा क्या किया जा सकता हो, एक्सेप्ट किया जाता हो, और गारंटी किसकी हो, सरकार की। पूरी दुनिया में जो मनी है उसको दो कैटेगरी में बांटा जाता है। पहला होता है बच्चे फेट मनी। फेट मनी क्या होता है, जो सरकार इशू करती है उसको हम क्या कहते हैं, फेट मनी। हर देश की सरकार
अपनी करेंसी में क्या करती है, मनी को इशू करती है। जैसे हमारे देश की करेंसी क्या है, रुपीस, अमेरिका की करेंसी क्या है, डॉलर। ऐसे ही हर देश की करेंसी अलग होती है, मनी अलग है। मनी एक ब्रॉड कंसेप्ट है और करेंसी एक नैरो कंसेप्ट है। करेंसी कॉइन्स और पेपर नोट को ही कहते हैं और मनी में बाकी सारी चीजें आ जाती हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, चेक, ये सब आ जाते हैं मनी में। लेकिन करेंसी में सिर्फ क्या आएगा, दो चीजें, एक कॉइन और एक आपका पेपर नोट। तो फेट मनी कौन सी मनी होती है, जो सरकार इशू करती है किसी भी देश की। जैसे हमारे देश में जो नोट छापे जाते हैं वो कौन छापती है, आरबीआई छापती है। तो सरकार ही है आरबीआई। आरबीआई क्या है, पार्ट ऑफ गवर्नमेंट है। दूसरा होता है फ्यूडिलरी मनी। फ्यूडिलरी मनी होता है जो दो लोगों के बीच में विश्वास से क्रिएट होती है, उसे कहते हैं चेक। बैंक जो आपको चेक देता है वो दो लोगों आपस में ट्रांजेक्शन उसके बेसिस पे करते हैं, क्योंकि वो दोनों लोग आपस में एक दूसरे पे विश्वास रखते हैं। तो ऐसी करेंसी जो, ऐसी मनी जो कि विश्वास से क्रिएट होती है, उसको क्या कहते हैं, फिडुलरी मनी। अगला है बच्चे क्रेडिट मनी और फुल बॉडीड मनी। क्रेडिट मनी और फुल बॉडीड मनी, ध्यान से सुनना। क्रेडिट मनी का मतलब होता है जितना उस पे अमाउंट लिखा है, जितना उस पे अमाउंट लिखा है उसके बनाने की कॉस्ट से ज्यादा होना चाहिए, तो उसे हम क्या कहते हैं, क्रेडिट मनी। क्रेडिट मनी का एग्जांपल आप लिख लो, देखो जैसे कि 2000 नोट है, 2000 के नोट पे कितना लिखा है आपके पास, 2000 रुपए, बट इसको छापने की कॉस्ट आती है मान लो 10 रुपए, जिसको बनाने की कॉस्ट कितनी आ रही है, 10 रुपए, बट उस पे लिखा कितना है, 2000 रुपए। तो इसको हम कहते हैं क्रेडिट मनी। क्या कहते हैं, क्रेडिट मनी। क्लियर। और फुल बॉडीड मनी का मतलब है जैसे 1 रुपए और 1 रुपए ही लगे, 1 रुपए के कॉइन को बनाने में 1 रुपए ही लगे, तो उसको कहते हैं फुल बॉडीड मनी। तो पहला फेट मनी जो विच इज इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री। दूसरा फेडररी मनी विच इज क्रिएटेड बिटवीन द फेथ ऑफ द टू पार्टीज। थर्ड आपका क्रेडिट मनी, जितना अमाउंट उस पे लिखा है उससे कम में वो बने तो उसे क्या कहते हैं, क्रेडिट मनी। और फुल बॉडीड मनी क्या कहलाता है, जितने का उस पे अमाउंट लिखा है उतने का ही बने, तो उसे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, उसे हम फुल बॉडीड मनी। तो सबसे पहली बात तो मनी के पहले क्या था, मनी से पहले था बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम को हम हिंदी में कहते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली। तो एक ऐसा सिस्टम जहां पर हम एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु का लेन देन करते थे, मतलब एक गुड्स को देते थे और दूसरा गुड्स हम उससे लेते थे, तो उसे हम क्या कहते थे, बार्टर सिस्टम। पुराने टाइम में मनी से पहले क्या था, बार्टर सिस्टम था। और बार्टर सिस्टम की कुछ प्रॉब्लम्स थी, और वो पहली प्रॉब्लम से बच्चे, पहला लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। इसमें होता क्या था कि जिस दो व्यक्ति हैं मान लो, और एक व्यक्ति के पास मान लो गेहूं है और दूसरे के पास क्या है, शूज है, और शूज वाले को गेहूं चाहिए और गेहूं वाले को शूज चाहिए, तभी ये आपस में ट्रांजेक्शन कर पाएंगे। अगर ऐसा नहीं होगा ट्रांजेक्शन नहीं होगा। और ऐसे व्यक्ति को ढूंढना बहुत मुश्किल था। शूज वाला गेहूं वालों को ढूंढेगा, गेहूं वाला शूज वाले को ढूंढेगा, और ये मिल जाए, ये बहुत बड़ी बात होती थी। तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट का मतलब होता है कि दोनों की जरूरतें आपस में मेल खाती हो। मेल खाने का मतलब गेहूं वाले को शूज चाहिए था और शूज वाले को गेहूं चाहिए था, तो इन दोनों की आपस में जरूरतें क्या खा रही है, यहाँ पे मेल खा रही है। तो ये होना बहुत जरूरी था और ये होना इतना आसान नहीं था, तो ये इसकी प्रॉब्लम्स थी। अगला बच्चे प्रॉब्लम इज स्टोरिंग द वैल्यू। किसी भी चीज को स्टोर करना, वैल्यू को स्टोर करना बहुत मुश्किल था। अब मान लो मैं बताऊं कि आपके पास 1000 किलो रुई है। अब 1000 किलो रुई को रखने के लिए बहुत बड़े रूम की जरूरत पड़ेगी आप, बट आज के टाइम में स्टोर करना आसान है। मान लो 100 रुपए भी किलो रुई है, तो 1000 किलो की वैल्यू कितनी होगी, 100 इंटू 1000, है ना। 1000 इंटू 100 कितने रुपए, 1 लाख रुपए। इजिली आप लेके जेब में घूम सकते हो, अपने फोन में, वॉलेट में, एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड की फॉर्म में, या जो आपका ई वॉलेट्स है, फोन पे, गूगल पे, उन सब पे आप आसानी से क्या कर सकते हो, पैसे को रख सकते हो। तो वैल्यू को स्टोर करता है मनी, ज्यादा वैल्यू को बहुत कम जगह पर से क्या कर देता है, स्टोर। बट अगर पहले था तो ये नहीं होता था, इसलिए चीजों को स्टोर करना बहुत मुश्किल था। लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू,
लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू का मतलब होता है हर चीज की ना कॉमन मेजरमेंट निकालना आसान नहीं था। जैसे कि आज आप कोई भी चीज खरीदने जाओगे तो उन सब की वैल्यू किस में होगी, मनी की टर्म में होती है। पहले नहीं होता था ऐसा, क्योंकि मनी ही नहीं था। अब मान लो मुझे गेहूं चाहिए और मुझे शूज देना है, तो कितने गेहूं के बदले कितना शूज दूंगा ये नहीं। लेकिन अगर आज के टाइम में होगा तो मैं क्या करूंगा, अपने शूज बेच के पैसे ले लूंगा और उसी पैसों से फिर मैं गेहूं खरीद लूंगा। तो कॉमन मेजरमेंट है क्या, मनी। तो किसी भी चीज को अगर आपको वैल्यू लगानी है तो आज के टर्म में किसकी टर्म में निकाल लेते हैं हम, मनी की टर्म में। पहले ऐसा पॉसिबल नहीं था। अगला है प्रॉब्लम लैक ऑफ स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट। किसी से अगर आप मान लो उधार लेते हो कोई चीज और भविष्य में उसकी पेमेंट करनी है, तो ये बहुत दिक्कत होती थी पेमेंट करने में। आप मान लो अभी तो आपने उससे गेहूं ले लिया, इन फ्यूचर उसे गेहूं की जरूरत नहीं है और तुम उसको गेहूं जाके दो रहे हो, वो ले ही नहीं रहा। लेकिन आज के टाइम में हम क्या करते हैं, कुछ भी चीज ले रहे हैं तो क्या ले रहे हैं, मनी की टर्म में उधार ले रहे हैं और चुकाएंगे भी किसकी टर्म में, माने अब उस पैसों से वो कुछ भी खरीदे उसकी मर्जी। लेकिन आसान हो गया है ट्रांजेक्शन करना, लेन देन करना पहले की तुलना में। अब बच्चा आता है प्राइमरी फंक्शन। मनी का फंक्शन आता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। किसी भी चीज को खरीदने बेचने में किसका इस्तेमाल किया जाता है, मनी का। तो एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, लेन देन की जो कॉमन तरीका जो है वो क्या है आज के टाइम में, मनी। तो मनी इज जनरली एक्सेप्टेड हेंस एक्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज टू कैरी आउट द ट्रांजेक्शन इन द मार्केट। कोई भी मार्केट में जो ट्रांजेक्शन है उसको करने में कौन मदद कर रहा है आपको, मनी कर रहा है। Money has resolved the problem of double coincidence because of its acceptability by all. Money has done this by the dividing exchange transaction into two parties, sale and purchase. कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, हर चीज की वैल्यू किस में मेजर होती है आज के टाइम में, मनी की टर्म में। सेकेंडरी फंक्शन में आता है स्टोर ऑफ वैल्यू। किसी भी चीज की वैल्यू को क्या कर लेता है मनी, स्टोर कर लेता है आसानी से। स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट। अब आता है बच्चे सप्लाई। मनी सप्लाई आपके लिए सिलेबस में सिर्फ एक ही है। पहली बात तो मनी सप्लाई है क्या, मनी सप्लाई का मतलब होता है कितनी मनी आपकी इकोनॉमी में एक पॉइंट ऑफ टाइम पे है। द मनी सप्लाई इज द टोटल वैल्यू ऑफ द मनी अवेलेबल इन एन इकोनॉमी एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। आज अभी इसी वक्त हमारी इकोनॉमी में कितनी मनी फ्लो कर रही है उसको हम क्या कहते हैं, मनी सप्लाई। तो मनी सप्लाई को मेजर करने के कई तरीके हैं। आपके सिलेबस में M1 है, वैसे M2 M3 M4 भी होता है। पहले होता था ये, इसमें होता है C+OD+BD। इसका फॉर्मूला ये याद रखना, पेपर में बहुत बार आया हुआ है। तो मनी सप्लाई क्या है, टोटल वैल्यू ऑफ मनी अवेलेबल इन एन इकोनॉमी एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। आज अभी इसी वक्त आपकी इकोनॉमी में कितनी टोटल मनी की वैल्यू है उसे क्या कहते हैं, मनी सप्लाई। एंड M1 इज इक्वल टू C+OD+DD। सी का मतलब होता है कैश हेल्ड बाय द पब्लिक, पब्लिक के पास जितना पैसा है, और अदर डिपॉजिट और डिमांड डिपॉजिट, ये दो है। करेंसी इन सर्कुलेशन, करेंसी इन सर्कुलेशन इंक्लूड द क्वाइंस। सी के अंदर क्या क्या इंक्लूड है, क्वाइंस, नोट, बिल्स। डिमांड डिपॉजिट में क्या बचे, दीज आर द अमाउंट्स हेल्ड इन द अकाउंट, आपके अकाउंट में जो पैसा है, which are payable through check with commercial bank are called demand deposit। जो आपके अकाउंट सा है, ठीक है, उसे क्या कहेंगे, डिमांड डिपॉजिट। और अदर डिपॉजिट में क्या आएगा, बाकी सारी डिपॉजिट्स आती हैं। जब आता है बच्चे बैंक कितने तरह के होते हैं, बैंक दो तरह का होता है पूरी ब्रॉडली पूरी दुनिया में। बैंक क्या है, बैंक बच्चे एक फाइनेंशियल पिलर है जो कि क्या करता है, आपकी इकोनॉमी में दो लोगों को जोड़ता है। किसको, इन्वेस्टर्स को और बॉरोवर्स को और लैंडर्स को। जिनको पैसों की आवश्यकता है उसको, और जिन पे पैसा ज्यादा है उनको, उन दोनों व्यक्ति को जोड़ने के लिए बैंक क्या करता है, एज अ पिलर का काम करता है। तो बैंक कितनी तरह का है दुनिया में, दो तरह का, कमर्शियल बैंक। कौन सा बैंक, कमर्शियल बैंक और
बैंक आपके पास दो तरह का है। एक है बच्चे कमर्शियल बैंक, और दूसरा है बच्चे आपके पास सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक क्या है? किसी भी कंट्री का सबसे बड़ा बैंक क्या कहलाता है? सेंट्रल बैंक, सबसे बड़ा बैंक, सुपीरियर बैंक। इसको कहते हैं हम बैंकों का बैंक। इंडिया में कौन है? आरबीआई। कमर्शियल बैंक कौन होता है बच्चे? जिसमें आम लोग अपना अकाउंट ओपन करते हैं। और कमर्शियल बैंक कई तरह के होते हैं, जैसे कि पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, है ना। उसके बाद आपके पास आ जाता है फॉरेन बैंक, स्पेशल पर्पस बैंक, ऐसे बहुत सारे होते हैं। तो पब्लिक बैंक में जो सरकारी बैंक है, एसबीआई, पीएनबी। प्राइवेट बैंक में हो गया बच्चे आईसीआईसीआई, एचडीएफसी। फॉरेन बैंक में हो गया एचएसबीसी, हांगकांग एंड संघाई बैंक कॉरपोरेशन। और स्पेशल बैंक में हो गया एक्सिम, नबार्ड। ये सब क्या हो गए? स्पेशल बैंक। तो ये कुछ बैंक्स के टाइप्स हैं। तो बैंक का क्या काम होता है? बेसिकली कमर्शियल बैंक का हम फंक्शन पढ़ते हैं। कमर्शियल बैंक का सबसे मेन फंक्शन होता है दो। एक तो डिपॉजिट करना पैसे को, और दूसरा ग्रांटिंग द लोन, लोन देना। ठीक है, यही दो काम होता है। डिपॉजिट करने के लिए आपके पास कितने तरह के अकाउंट है? सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, आरडी अकाउंट और एफडी अकाउंट। इनके फीचर्स पे केस स्टडी आ सकता है। देखो, सेविंग अकाउंट क्या होता है? बचत खाता। इसमें आपको ब्याज कम मिलता है, आपको पासबुक मिलता है, लिमिटेड नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन होती है, आप ज्यादा पैसा विड्रॉ और डिपॉजिट नहीं कर सकते हो। करंट अकाउंट बिजनेसमैन का होता है, इसमें आपको ब्याज मिलता नहीं है, बट ट्रांजेक्शन की लिमिट ज्यादा होती है, बहुत सारा पैसा डिपॉजिट और विड्रॉ कर सकते हो। और तीसरा होता है आरडी अकाउंट। आरडी में क्या होता है? एक फिक्स्ड अमाउंट आप पैसा हर महीने या हर हफ्ते आपको जमा करना होता है, और एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के बाद ये पैसा आपको ज्यादा इंटरेस्ट रेट के साथ वापस मिलता है। तो एफडी और आरडी का फर्क क्या है? इसमें इंटरेस्ट ज्यादा होता है बच्चे, दोनों में। और एफडी में क्या होता है? पैसा एक ही बार डिपॉजिट करते हैं, बार बार नहीं करते। बट आरडी में क्या होता है? एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के बाद आपको जमा कराना है। जैसे हर महीने में आपने 10 तारीख डिसाइड किया है, तो हर महीने 10 तारीख को एक फिक्स अमाउंट जमा करना है। एफडी में ऐसा नहीं होता। एफडी में आज जमा करा दिया, सीधा 5 साल 7 साल बाद वो पैसा आपको डबल होके मिलेगा। तो एफडी और आरडी। ग्रांटिंग लोन में बच्चे लोन होता है, एक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी होती है, एक होता है लोन। तो लोन भी कई तरह के होते हैं, है ना। क्रेडिट कार्ड हो सकता है, डेबिट कार्ड हो सकता है, क्रेडिट कार्ड हो सकता है, बिजनेस लोन हो सकता है, पर्सनल लोन हो सकता है। और ओवरड्राफ्ट क्या होता है? आपके अकाउंट में पैसे कम है, फिर भी आप पैसे विड्रॉ कर सकते हो। ये बड़े बड़े बिजनेसमैन को दिया जाता है ये फैसिलिटी। इस फैसिलिटी की मदद से क्या होता है कि आपको मान लो इंस्टेंट कहीं पेमेंट करना है, तो मान लो आप 20 लाख की लिमिट है ओडी की, तो उसमें से अगर आपने 10 लाख रुपए निकाले, तो आपको सिर्फ 10 लाख का ही ब्याज देना पड़ेगा, पूरे का ब्याज नहीं देना पड़ेगा। और वो भी बहुत नॉमिनल सा ब्याज होता है, ज्यादा ब्याज नहीं होता। तो ये हो गया बच्चे आपके पास डिपॉजिट। अब हम बात करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो सेंट्रल बैंक का क्या फंक्शन है? सेंट्रल बैंक का फंक्शन है पहला, पहला फंक्शन है बच्चे बैंकर्स टू बैंक। सभी बैंकों का क्या है? मतलब सभी बैंकों को लाइसेंस देना, सुपरवाइज, उनके ऊपर समय समय पर पेनल्टी लगाना, पेनलाइज करना, उनके लिए रूल्स बनाना, ये सब किसका काम है? सेंट्रल बैंक का। दूसरा है बच्चे बैंकर्स टू गवर्नमेंट। बैंकर्स टू गवर्नमेंट का मतलब होता है कि बच्चे सरकार का बैंक है। सरकार का मतलब सरकार को जब जब किसी एडवाइस की जरूरत होती है, सरकार को अपने अकाउंट्स को मेंटेन करने की जरूरत होती है, तो किसके पास जाएगी? सेंट्रल बैंक के पास। तीसरा बच्चे कस्टोडियन ऑफ फॉरेन रिजर्व। कस्टोडियन ऑफ फॉरेन रिजर्व का मतलब होता है
कि जो भी देश के अंदर विदेशी मुद्रा है, विदेशी मुद्रा भंडार है, जो भी फॉरेन रिजर्व है, उसकी देखभाल करना, उसको मेंटेन करना, समय समय पर उसको में बढ़ोतरी करना, ये किसका काम है? सेंट्रल बैंक का काम है। इसके बाद आता है बच्चे लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, इसका मतलब होता है बच्चे किसी भी बैंक को अगर लोन चाहिए, मतलब बैंक खत्म होने वाला है या बैंक को पैसों की जरूरत है, तो बैंकों को लोन कौन देता है? आरबीआई। ठीक है, इसमें भी हम बात करेंगे इन डिटेल। इसके बाद आता है बच्चे प्रिंटिंग ऑफ करेंसी। भाई नोटों को छापने का भी काम किसका काम होता है? आरबीआई या सेंट्रल बैंक आप कह लो, हर देश का अलग है। तो बैंकर्स टू बैंक में समझ में आ गया। बैंकर्स टू बैंक मतलब सभी बैंकों का बैंक, सभी बैंकों का सुपर, बैंकों को क्या करता है? कंट्रोल नहीं करता, सुपरवाइज करता है, उनके काम पे नजर बना के रखता है कि कहीं किसी तरीके से गड़बड़ी तो नहीं कर रहा कोई बैंक। और समय समय पे पेनल्टी लगाना भी इसका काम है, ताकि डर रहे बैंकों के अंदर। बैंकर्स टू गवर्नमेंट का मतलब बैंकों को एडवाइस करना, बैंक सरकार को एडवाइस करना, सरकार के खाते को मेंटेन करना, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो। कस्टोडियन ऑफ फॉरेन रिजर्व में क्या होगा? सरकार फॉरेन रिजर्व को क्या करती है? मेंटेन करती है, उसको समय समय पर बढ़ाती है। और लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट का मतलब वो अंतिम ऋणदाता, जब कोई साथ नहीं देता तो एंड में कौन मदद करता है? आरबीआई। तो इसके अकॉर्डिंग ही आता है बच्चे 4-5 तरह के मेजरमेंट्स। एक आता है रेपो रेट। देखो रेपो रेट क्या होता है? जब कोई कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से लोन लेता है तो सेंट्रल बैंक उससे इंटरेस्ट चार्ज करता है, उस इंटरेस्ट को क्या कहते हैं? रेपो रेट। इट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट व्हेन central bank, sorry, central government is central bank, when commercial bank borrow the money from commercial central bank, when the commercial bank borrow the money from central bank। तो सेंट्रल बैंक से जब कमर्शियल बैंक लोन लेता है तो उस वक्त जो ब्याज लेता है उस ब्याज की दर को क्या कहते हैं? रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट में उल्टा होता है। रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट लोन लेती है, मतलब सेंट्रल बैंक लोन लेती है किससे? कमर्शियल बैंक से। तो कमर्शियल बैंक से जब वो लोन लेती है तो कमर्शियल बैंक भी ब्याज लेता है, उसको कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। अगला होता है सीआरआर। सीआरआर होता है बच्चे कैश रिजर्व रेशियो। हर बैंक को अपनी टोटल डिपॉजिट का कुछ परसेंटेज कहां जमा कराना पड़ता है? आरबीआई के पास, सेंट्रल बैंक के पास। उसको क्या कहते हैं? कैश रिजर्व रेशियो। और चौथा है एसएलआर, स्टैच्यूअरी लिक्विडिटी रेशियो, है ना, इसको हिंदी में कहते हैं वैधानिक तरलता अनुपात। इसका मतलब होता है हर बैंक को अपने टोटल डिपॉजिट का कुछ परसेंटेज अपने पास रखना होता है। बैंक इन जनरली करता क्या है? जो पैसा आपका उसको आगे लोन दे देता है। अब सारा पैसा ही लोन दे देगा तो उसकी ट्रांजेक्शन कैसे होगी, उसकी लेन देन कैसे होगी? तो इसको मेंटेन करने के लिए क्या कर रखा है? आरबीआई ने रूल बना रखा है कि आप अपनी टोटल डिपॉजिट का सारा पैसा लोन की फॉर्म में नहीं देंगे, कुछ पैसा को अपने पास भी रखना है, तो उसको क्या कहेंगे? एसएलआर। अब आता है बच्चे इन्फ्लेशन के समय में क्या होता है और डिफ्लेशन के समय में क्या होता है। इन्फ्लेशन क्या होता है? महंगाई। महंगाई कब होती है? जब डिमांड ज्यादा होता है। डिमांड कब ज्यादा होता है? जब लोगों की इनकम ज्यादा होती है। तो महंगाई के समय में सरकार टारगेट होता है मनी को कम करना, मनी को कम करना, ताकि लोगों पे पैसे कम जाएगा तो डिमांड भी कम करेंगे। डिमांड को जब कम करेंगे तो इन्फ्लेशन अपने आप क्या हो जाएगा? कंट्रोल हो जाएगा। तो इन्फ्लेशन के टाइम में रेपो रेट क्या देती है? बढ़ा देती है। रेपो रेट बढ़ाने से क्या हो गया? ब्याज महंगा हो जाएगा, लोन महंगा हो जाएगा, तो लोग लोन नहीं लेंगे या कम लेंगे। और लोन कम लेंगे तो इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी में कम होगी, इन्वेस्टमेंट कम होगी तो इनकम कम होगी, इनकम कम होगी तो डिमांड भी कम होगा। ये किस केस में होता है? इन्फ्लेशन की केस में होता है। फिर सीआरआर भी सरकार वही सेम चीज बढ़ा देती है, एसएलआर भी बढ़ा देती है। डिफ्लेशन में उल्टा होता है, इसका अपोजिट कर देती है सरकार। तो ये आपको याद रखना, सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट।
तो ये चैप्टर यहीं पे खत्म हुआ आपका।